कई सारे एग्जांपल्स क्रिएट किए हैं। तो जब ये मीटिंग आज होनी थी उससे पहले मैं बड़ा एक्साइटेड, क्योंकि इसमें कई सारे स्टेट के लोग जुड़े हुए, हर स्टेट में जाके लोगों ने मीटिंग की, सेमिनार किए। लेकिन आज जूम की मीटिंग पे एक ही टीम के कई लोग अलग स्टेट से हैं, तो बात करने में बड़ा मजा आने वाला है। और इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद करूंगा सुप्रिया जी का, जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर के इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, क्योंकि बगैर टेक्नोलॉजी के आप इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा नहीं कर सकते। सो यूं कहें कि जाना यहाँ इस टीम के अंदर एक एक व्यक्ति जो है वो अपने आप में धुरंधर है। सो आई प्राउड ऑफ यू गणपत जी, अनिल जी और सुप्रिया जी, जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ, और यूं कहा जाए जो है ना, जिन दिनों सिस्टम का सपोर्ट बहुत कम था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर के सिखाना, तो ये हर आदमी की बस की बात नहीं है। यू आर वेरी लकी, सारी टीम, एंटायर टीम जो है बहुत भाग्यशाली है, जिनको इतने शानदार लीडर मिले हुए हैं। और मेरा सौभाग्य कि आज मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिला। इसके लिए मैं गणपत जी का, अनिल पाल और सुप्रिया जी का, जिन्होंने टीम तैयार की है, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस शानदार टीम से मिलने का मौका दिया मुझे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे गणपत जी ने कहा, मेरा नाम शर्मन सैनी है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। सामान्य परिवार इसलिए कहते हैं क्योंकि सामान्य परिवार से मतलब कि जिस घर में केवल जरूरतें पूरी होती हैं और आप सपने पूरे नहीं कर पाते हैं, तो वो एक सामान्य ही परिवार होता है। फादर साहब गवर्नमेंट जॉब में थे, ऑफिसर थे, वो एडीओ थे, और सारी पढ़ाई लिखाई मेरी अलग अलग जगह पे हुई। पढ़ाई लिखाई करके एक चीज मैंने महसूस की, क्या जब बड़े होंगे तो खूब सारे पैसे कमाने हैं। पैसे क्यों कमाने हैं? क्योंकि पैसे कमाने के लिए जो है, घर में जिस प्रकार की आ, आवश्यकता थी, उस प्रकार की सुविधाएं घर पे नहीं थी। और वैसे एक देखा जाए तो 40 साल पहले सभी चीजों की अभाव था, टेक्नोलॉजी का अभाव था, पैसे का अभाव था, और बाकी सभी चीजों का अभाव था। लेकिन एक चीज तय थी कि जब मैं बड़ा होऊंगा, पढ़ाई लिखाई करके पूरी अच्छे पैसे कमाएंगे, ताकि घर में हर चीज जो है वो सुविधा अनुसार हो। सो इसी के साथ पढ़ाई लिखाई पूरी की, और उसके बाद जो सपना था, बाहर जाना था, क्योंकि पैसे बाहर बहुत अच्छा कमाते हैं। बाहर गए, उसके आने के बाद फिर जो है जॉब इंडिया में की। लेकिन ये तय था कि 14-15 साल की जॉब के बाद मेरे को ये पता लग गया कि नौकरी में एक आदमी कहाँ तक जा सकता है। और फिर चलते चलते ये इंडस्ट्री मेरे जीवन में आई। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे किसी ने बताया, मुझे पता लगा, तो ये लगता था अगर ऐसा हो जाए तो कमाल हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो, जैसे बताते हैं प्लान के अंदर कि आप स्टार्ट करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोग जुड़ेंगे, ग्रुप बनेगा, आपको रॉयल्टी आएगी, आपको टेक्निकल आएगा, है ना, ऐसे करके आपको लाख रुपए आएंगे। जब बताते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है। और प्रैक्टिकल जब बिजनेस जब होता है, जब आप करते हैं उसको, सो ये बिजनेस मेरे को बताया गया और समझ में जैसा शुरू में आता है, आदमी शंकाओं के साथ बिजनेस प्लान देखता है। आपने भी अगर जब कोई ज्वाइन किया होगा, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, तो कुछ शंकाओं के साथ, कुछ डाउट के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा कि यार चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं, हो सकता है हो जाए। तो ये सब इन्हीं शंकाओं के साथ मैंने भी काम को स्टार्ट किया। क्यों इस बिजनेस में आया, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि नौकरी जिस लेवल पे मैं था, वहां पे आम आदमी से बेहतर था। देखिए, वैसे तो आप यूँ कहते हैं कि यहाँ से वहां अच्छा लगता है। अगर हम आप 1,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो 1,000 रुपये कमाते हैं डेली का, तो आपको लगता है अगर मैं 2,000 रुपये डेली कमाने लग जाऊँ ना, तो कमाल हो जाएगा, मजा आ जाएगा। फिर आप 2,000 कमाने लग जाते हैं। जब आप 2,000 रुपये डेली कमाते हैं, फिर आपको लगता है नहीं यार, अगर 5,000 रुपये महीना कमाने लग जाए ना, तो फिर तो मजा आ जाएगा। फिर आप मेहनत करते हैं और 5,000 रुपये महीना कमाने लग जाते हैं। 2, 4, 6 महीने, साल आपको अच्छा लगता है, लेकिन साल के बाद फिर 5 से बोर हो जाते हो, फिर लगता नहीं यार 10,000 रुपये महीना हो। मतलब क्या है कि यहाँ से वहां अच्छा लगता है। जो चीज आपके पास है उसकी कीमत कम है, जो आपके पास नहीं है उसकी कीमत ज्यादा है। तो वो एक बड़ा अच्छा शायद बशीर बद्र का एक शेर भी है, ये दुनिया जिसे कहते हैं एक मिट्टी का खिलौना है, जो मिल गया, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। जो चीज आपके पास नहीं है उसकी वैल्यू हमेशा आपको ज्यादा लगती है। सो इस बिजनेस को देखा,
और मेरे को लगा कि यार इसमें अगर ऐसा ऐसा हो जाए तो जिन चीजों के हम लोग ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं, वो संभवतः हमें मिल सकती है। और डाउट के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। करने के बाद उन दिनों, क्योंकि मैं 31 मई 2005 की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से कुछ बच्चे तो यहाँ पे 18 साल के हुए होंगे अब शायद। तो जब आप पहले भी नहीं हुए थे, उससे पहले मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं एक चीज जानता था कि इसमें अगर आप इसको सीख के करते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मुझे इसलिए इस बिजनेस में आना अच्छा लगा। मैं क्यों आया था, मेरा कारण ये था कि मेरे बिजनेस के अंदर, एक तो क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब में था, भले ही सैलरी अच्छी हो, लेकिन प्राइवेट जॉब में पेंशन नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं होता। और तीसरी बात, आप अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकते। यानी कि एक बॉस आपको होता है जो आपको कंट्रोल करता है। और मेरे को ये लगता था यार, जिंदगी है तो फिर आजादी भी होनी चाहिए। आजादी अगर आपके पास नहीं है तो फिर जो है ना, जीवन का कोई मतलब नहीं है। मेरी जॉब में केवल एक ही ये दिक्कत थी कि मेरे पास जो है कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि अगर मान लीजिए कोई मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को कुछ मिल जाएगा। फिर मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, और इस इंडस्ट्री में मैं इसलिए आया था, मेरे को प्लान दिखाते हुए बताया गया था कि आप जो मेहनत करेंगे 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, आपके जाने के बाद आपकी मेहनत बेकार न जाए, इसलिए आपको इस डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। क्योंकि जब आपका ग्रुप बनता है, जब आप बिजनेस स्टैंड कर देते हैं, एक बार सिस्टमाइज कर देते हैं, फिर आप दुनिया में हैं कि नहीं हैं, तब भी आपके परिवार को इनकम आएगी। इसी एक बात ने मेरे को बहुत आकर्षित किया कि इसमें एक समय के बाद जो है एक अच्छी इनकम आती है, और पहली चीज है जिससे मुझको सुरक्षा मिलेगी। तो मैं मेरे परिवार में सबसे बड़ा भाई हूँ मैं। हम 5 भाइयों में एक बहन है मेरी, और सबसे बड़ा होने के नाते भी मेरा फर्ज बनता है कि क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम की जाए। और इसके अंदर एक खासियत ये थी कि आपके जाने के बाद भी इनकम आपके परिवार को आएगी। जिस चीज का एक डर रहता है एक आदमी को कि मेरे बाद मेरे बच्चों को क्या होगा, उस चीज ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मुझे इस काम में आना चाहिए, जिसके चलते मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और काम स्टार्ट हुआ। स्टार्ट करने के बाद, जैसा कि नए जो लोग होते हैं वो इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, और फिर दूसरी बात, हम भी नए नए थे तो बताने का तरीका भी उतना बेहतर नहीं था। इसलिए हम जब लोगों को बताने जाते तो लोग हमें समझा के भेज देते। तो वो परिस्थितियां रही, काफी संघर्ष रहा शुरुआत दौर में। क्योंकि दुनिया का हर काम, कोई भी काम है, उसको करने के लिए सीखना पड़ता है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसको ज्वाइन करने के बाद आदमी तुरंत काम चालू कर देता है। जिस काम को सीखा नहीं है, करना नहीं आता है, उसको अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत आने वाली है। क्यों? क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा काम करेंगे, लोगों ने आपको कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलना है, और फिर आपका जवाब नहीं होगा, आप घर बैठ जाएंगे। या बाई चांस कोई ऐसा तुक्का लग भी गया, आपका इन्फ्लुएंस अच्छा है, आप एक्सचेंज लगे हुए हैं, आप जेई हैं, या आप कोई ऑफिसर लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो आपके जो सबॉर्डिनेट है उनको जोड़ दोगे आप। प्रभावशाली हैं, लोगों को जोड़ दोगे, जुड़ जाएंगे लोग आपके कहने से। लेकिन वो काम नहीं करेंगे। काम कब करेंगे? जब आप उनको ये सिस्टम समझाएंगे। तो शुरुआती दौर में इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था। लोगों को लगता था कि इंजीनियर है, सो काम अच्छा ही करता होगा, चलो जुड़ जाते हैं यार, कभी न कभी काम आ जाएगा। ऐसे करके दोस्त रिश्तेदारों को शुरू शुरू में जोड़ दिया। लेकिन 4 5 6 महीने के तक मुझे ये समझ में आ गया कि जिन लोगों को मैंने जोड़ा, उनमें से एक भी महानुभाव ने काम नहीं किया, एक ने भी नहीं किया। तब मुझे लगा कि यार ये बिजनेस है ना, ऐसे चलने वाला नहीं है। फिर मुझे एक टेप मिली आदरणीय वत्स साहब के द्वारा कि श्रवण जी, आप इस टेप को सुनिए, और उसके बाद आप विचार कीजिए कि क्या आप सही काम कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक मैसेज है इस सिचुएशन में, कि जब आपको लगे कि कोई काम आपका नहीं बन रहा है, अपलाइन से संपर्क करें। वो आपको कोई किताब या सीडी आपको रिकमेंड करेगा। उसको सुनने के बाद आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। उस टेप को सुना, और सुनने के बाद मुझे लगा कि ये टेप तो पहले सुननी चाहिए थी। और मैं अपनी कहानी को हम लोग फिर किसी दिन बाद में, क्योंकि आज पहली मुलाकात है, तो मैं ब्रीफ में कर देता हूँ। बातें चलती रही और ये संघर्ष रहा। एक समय ऐसा आया, बिजनेस काफी अच्छा ग्रो किया। एक कुछ ड्रीम्स मैंने लिखे थे। मेरे को वत्स साहब ने कहा था कि आप जो है ना, कम से कम 20 ड्रीम लिखिए। और मैंने पूरा जोर लगा के शायद 18 19 ड्रीम लिखे होंगे। उसको लिखने के बाद जब काम शुरू किया तो मैं, क्या बोलते हैं, ईगल भी गया, रनर भी, जो आजकल है उन दिनों ये लेवल नहीं होते थे। फिर मैं डायरेक्ट रॉयल्टी चेयर बना।
स्टार गोल्ड, उसके बाद फिर मैं स्टार प्लेटिनम बना, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट स्टार पर बना, फिर एमराल्ड। मतलब एक ही यात्रा चलती रही। और बीच बीच में जो छोटे छोटे सपने होते हैं एक इंसान के, छोटे छोटे, वो सपने पूरे होने शुरू हुए। मेरी इच्छा थी कि मेरे पास एक शानदार अपनी पर्सनल लग्जरी कार हो, जिसमें बैठ के मजा आए चलाने में। वो कार मैंने खरीदी। एक इच्छा थी कि मेरा अपना खुद का एक घर हो, वो घर मैंने खरीदा। एक इच्छा थी कि प्लॉट हो, प्रॉपर्टी हो। वो जैसे जैसे हम लोग काम करते गए, पैसा आता गया और वो सपने पूरे होते गए। और एक जो डर था दिमाग में कि अगर नहीं रहे दुनिया में तो क्या करेंगे। तो आज पिछले करीब 5-6 साल से मैं उस पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ कि चाहे वो कोविड था, चाहे मैं आज घर पे हूँ, उसके बावजूद भी घर हर महीने अकाउंट के अंदर जो है वो लाखों रुपए आते हैं। लेकिन बात ये नहीं कि मुझे आज लाखों रुपए आते हैं। बात ये है कि अब स्थिति ये है कि मेरे बाद जो मेरी टीम है, क्या उसको लाखों रुपए आते हैं क्या? वत्स साहब से जब बातचीत हुई तो वत्स साहब ने कहा कि शर्मा जी, जो लोग आपकी बातचीत को सुन के, आपकी बातों से मोटिवेट होकर बिजनेस ज्वाइन करते हैं, हो सकता है उनको लगता हो कि यार मैं भी इनकी तरह ही जो ना एक दिन लाखों रुपए कमाऊंगा। लेकिन चैलेंज क्या है कि वो सीख नहीं पाते और कई बार उनको सिखाने वाले लोग नहीं मिल पाते। मोटिवेशन बहुत देर काम नहीं करेगा। अब जो मेरा 17 साल का अनुभव है, उसमें जो बेस्ट है, यानी कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, चीजों को आप बहुत अच्छे से सीख लें और कम समय में आप कामयाब हो। क्योंकि देखिए, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मुझे टेक्निकल सीनियर बनने में 4 साल लग गए थे। अगले टेक्निकल सीनियर बनाने में मुझे 3 साल लगे। और उसके बाद जब टेक्निकल सीनियर सुनील काकसर जी हुए, तो उसमें 2 साल भी नहीं लगे। 2 साल से भी कम समय में वो टेक्निकल हो गए थे। क्यों? क्योंकि जो गलतियां हमने की थी, वो गलतियां उनको नहीं करनी थी। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो अप्लाई है, उनके पास जो अनुभव है, वो बेस कीमती है, बहुत कीमती है। जब आपकी अपलाइन कुछ बोले तो उस बात को ध्यान से सुने और सुन के लिखें। बेशक आपको समझ ना आए उस वक्त, लेकिन बाद में उसके बारे में विचार करना, क्योंकि उन्होंने जो बोला होगा वो आपकी नॉलेज, आपकी एज, आपकी एजुकेशन और आपकी फाइनेंशियल स्टेटस और आपकी प्रोफेशन को देख करके आपको गाइड किया होगा। हर व्यक्ति को अलग अलग गाइड किया जाता है। एक कॉमन डायरेक्शन सभी के लिए नहीं होती। मेरे लिए बस कुछ अलग डायरेक्शन शायद हो सकता है, किसी और के लिए अलग देते हैं। तो यहाँ पे यूथ है काफी सारा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या बोलते हैं, शुभम है, कशिश हैं, और लगभग यंग है सारे। और एक नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी शानदार लाइन मुझे याद है, तो वो कहते हैं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो ये यूथ जिधर जाएगा, जिधर ये जवानी जाएगी, ये जमाना उधर ही जाने वाला है। सो आप बिल्कुल सही समय पे आपने एंटर किया है, सही समय में आपने शुरुआत की है। लेकिन मेरा एक निवेदन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस बिजनेस को शुरू कर दिया है आपने किसी भी कारण से, किसी ने आपको जबरदस्ती ज्वाइन करा दिया है या किसी के प्रभाव में आप ज्वाइन हो गए, क्योंकि 17 साल के अनुभव में मैं आपको बता दूं, मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने मेरे को ये कहा हो कि सर, मैं आरसी बिजनेस ज्वाइन करने के लिए सोमवार को उठा, नहा धो के तैयार हुआ, टाई वाई लगाई, तैयार होके मैं पिकअप सेंटर गया और जाके मैंने कहा उस पिकअप सेंटर वाले को कि गणपत जी, मेरे को आरसी बिजनेस ज्वाइन करा दो। ऐसा मेरे को एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो घर से तैयार होकर के उसे ज्वाइन होने के लिए गया हो। सभी लोगों के घर पे कोई ना कोई ज्वाइन कराने आया होगा। मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा। अभी तक ऐसा नहीं मिला है। और जब आपको कोई ज्वाइन कराता है तो दो चीजें होती हैं, या तो आप उस व्यक्ति के प्रभाव में जुड़ते हैं, या तो फिर आप किसी लालच में जुड़ते हैं। क्योंकि शुरुआत में बिजनेस समझ में नहीं आता। तो आप किसी भी कारण से अगर जुड़ गए बिजनेस में, किसी भी कारण से अगर आप आ गए, तो इसको प्रोफेशनल तरीके से करने के लिए सीखना शुरू कर दें। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर कितना टाइम लग जाएगा? ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। भाई, एक व्यक्ति को टेक्निकल चीफ बनने में 4 साल लगे और उसी की टीम में दूसरे व्यक्ति को टेक्निकल चीफ बनने में 1 साल 8 महीने लगे, 2 साल से कम समय लगा। ये डिपेंड करता है आपकी आग के अंदर, आपके अंदर कितनी बर्निंग डिजायर है, आप कब तक चाहते हैं वो चीज। एक बार एक महात्मा जी किसी रास्ते से जा रहे थे, उनसे एक बच्चे ने पूछा, एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, यहाँ से एक जगह का नाम लिया कि फला जो जगह है, आश्रम है, वो कहाँ पड़ेगा, कितनी दूर है वो, मैं वहां कितनी देर में पहुंच जाऊंगा। वो महात्मा जी वहां बैठे थे, उसने उसके चेहरे को देखा और उसको बोला कि तू चल, तू जा।
उसको लगा कि इसको सुनाई नहीं दिया। उसने फिर जो है उस महात्मा से कहा कि महाराज, मुझे उस जगह पे जाना है, कितना समय लगेगा? उस महात्मा ने फिर कहा कि तू चल। उसको लगा कि ये पागल है, इसको सुनाई देता। 3-4 बार पूछ लिया है और वो परेशान होके वो चल देता है। जब वो जा रहा होता है, थोड़ी दूर जाता है, थोड़ी दूर जाने के बाद पीछे से वो महात्मा आवाज लगाता है, उसको बोलता है कि तेरे को 2 घंटे लगेंगे। कितने? तुझे 2 घंटे लगेंगे वहां पहुंचने में। उस व्यक्ति को हैरानी हुई, वो वापस आया और आकर के उस महात्मा से कहते हैं कि जब मैंने आपसे 4 बार पूछा तब तो आपने बताया नहीं कि मैं कितनी देर में पहुंचूंगा। तो उस महात्मा का जवाब था कि जब तक तू चलेगा नहीं, तेरी चाल देखे बगैर मैं कैसे बता दूं तो कितनी देर में पहुंचेगा। तो जैसी तेरी चाल होगी उसी हिसाब से टाइम लगेगा ना। तो जो आप काम स्टार्ट कर दिया, अगर आपको लगता है कि टेक्निकली मुझे ही बनना है 1 साल में, तो वो आपकी चाल, आपका काम, वो देख करके ही बता सकते हैं कि आप कितनी देर में टेक्निकली बनेंगे। हाँ, लेकिन एक बात कंफर्म है, अब अगर कोई व्यक्ति ठान ले और अपलाइन की बात को मान ले, तो 1 साल में यानी कि 12 महीने में टेक्निकल इंजीनियर बना जा सकता है। क्योंकि सतीश पंडित जी जैसे महान गुरु, वो मात्र 6 महीने में टेक्निकल इंजीनियर बन सकते थे, परंतु वो एक्सेप्शनल केस था। आज एक व्यक्ति अगर ठान ले, यहाँ स्क्रीन पे कितने साथी हैं? मेरे ख्याल से लगभग 50 से ऊपर हैं। यहाँ पे जो यूथ है, मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर वो यूथ ठान ले और अगले 12 महीने इस बिजनेस को दे, पूरे समर्पण के साथ दें, तो कोई कारण नहीं बचता कि आप 12 महीने में टेक्निकल ना बने। क्योंकि अब समय बदल गया है। जिन दिनों हमने स्टार्ट किया था उन दिनों टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज हम लोग आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, उन दिनों ये सुविधा नहीं थी। तो पिछले 5 से 7 साल, 10 साल, 12 साल में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। तो एक तो पुरानी धारणा से निकले कि टेक्निकल बनने में 5 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, ऐसा नहीं है। टेक्निकल बनने में 12 महीने ही लगते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको सचमुच 12 महीने में चाहते हो या 12 साल में चाहते हो। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 12 साल में टेक्निकल बने। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपनी ड्रीम के लिए कितनी जल्दी चाहिए है और कब तक चाहिए है, ये आप डिसाइड करेंगे। ये ना आपकी अपलाइन डिसाइड करेगी, ना आपकी डाउनलाइन डिसाइड करेगी, ना कंपनी डिसाइड करेगी, ना आपके पापा डिसाइड करेंगे, ना आपकी मम्मी डिसाइड करेगी। ये आप तय करेंगे। आपको एमरल्ड कब जाना है, ये आप तय करेंगे। आपको गाड़ी कब लेनी है, ये आप तय करेंगे। मैं कभी भी किसी लीडर को टारगेट देता नहीं। मैं हमेशा पूछता हूँ कि गणपत जी आपका क्या टारगेट है, और उसको पूरा करने के लिए जो प्लानिंग है उसमें मैं उनको हेल्प करता हूँ ताकि इनका टारगेट पूरा हो जाए। ये एक नियम है, कभी भी टारगेट दिए नहीं जाते। कभी टीम ने जो टारगेट लिए हैं उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो आप हेल्प, जो सपोर्ट कर सकते हैं, केवल वो करें। क्योंकि अगर आपने टारगेट दे दिए तो एक प्रकार से आप ठीक वैसा काम हो जाएगा कि जो उसकी कैपेसिटी है, जो वो कर सकता था, शायद आपने उसकी कैपेसिटी को भांपा नहीं और कहीं ना कहीं उसको टारगेट छोटा दे दिया। मैं एक घटना यहाँ बताना चाहूंगा। अ, जैसा कि मैंने कहा कि मैं लोगों से पूछता हूँ, तो पीछे एक जगह है यहाँ पे जाखल है, वहां पे किसी ने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया और ज्वाइन कराने के बाद जैसे मिलवाते हैं अपलाइन से, तो मेरे से मिलवाया। मैंने पूछा महावीर जी क्या टारगेट है? उसने 28 फरवरी को ज्वाइन किया था और शायद 1 मार्च को मेरी उनसे मुलाकात हो रही थी। मैंने पूछा महावीर जी क्या टारगेट है आपका? तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा है कि टारगेट तो ऐसा है कि जो पहली पिन है वहीं से शुरू करते हैं। जो पहली पिन है वहीं से शुरू करते हैं। पहला टारगेट ये है कि जो पहली पिन है अब पहली पिन से मतलब क्या है? यहाँ पे हो सकता है लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, मैंने बोला वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। पहली पिन को ही आप टारगेट रखें और उसको पूरा करने के लिए आपकी प्लानिंग क्या है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, धैर्य से अगर आप पूछते हैं तो बहुत फायदे में रहते हैं। मैंने कहा आपका प्लानिंग क्या है पहली पिन के लिए? उसने बोला सर मैंने डिसीजन लिया है कि मैंने लिस्ट बना ली है, मैं 20 के आसपास जो है वो डिस्प्ले वॉल खोलूंगा जो 20-20 हजार बिजनेस वॉल्यूम की होंगी। अब इधर मेरा दिमाग थोड़ा सा मतलब जो ना घूमने लग गया कि 20-20 हजार रुपए की 20 डिस्प्ले वॉल खोलूंगा और मेरी पहली पिन हो जाएगी।
मैंने कहा पहली पिन से बदलो। बोले सर वो बता रहे थे पहली पिन स्टार पिन होती है और स्टार पिन के लिए 3.5 लाख का पिन वॉल्यूम चाहिए होता है। मैंने कहा यार बड़ा खतरनाक आदमी यार। तो इसलिए कभी भी किसी को ये ना बोलो कि सर देखिए आपने नया नया ज्वाइन किया ना, आप एक काम करो, आप सबसे पहले डायमंड क्लब करो, ऐसा बोल देते हैं हम लोग, या आप 4 ज्वाइनिंग करो, 5 ज्वाइनिंग करो। तो हमेशा सामने वाले से पूछो कि आप क्या करने जा रहे हैं। मुझे बड़ा संकोच हुआ, मैंने कहा यार इसने बोल तो दिया। और एक नियम ये है अपलाइन की तरफ से, कभी भी सामने वाले को डिमोटिवेट नहीं करना, कभी भी। मुझे लगता है सारे डिस्ट्रीब्यूटर ही है, गणपति है ना, कोई नया व्यक्ति नहीं होगा। और फिर भी अगर नया व्यक्ति भी है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर होने वाला है, काम वो भी स्टार्ट करेगा, तो ये चीजें उसके काम आएंगी। तो जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि 20 डिस्प्ले वाल खोलने वाला हूँ इस मार्च महीने में। और कमाल की बात यह है, उस व्यक्ति ने 5.25 लाख रुपए का सामान बेच दिया। और जहां हमने हमारे यहाँ इधर लोक लगा हुआ था कि एक आदमी ज्वाइन करके तो पहले महीने 5-10 हजार का, 20 हजार का या 50 हजार का काम कर सकता है, इसके ऊपर नहीं कर सकता, उसने उस क्या बोलते हैं उस लोक को तोड़ा, उस वहम को हटा दिया। और अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1 महीने में भी स्टार पिन पे चले जाते हैं। लेकिन उसके पीछे एक पूरा सेटअप करना पड़ा मुझे। जब भी बच्चा उत्साहित होकर के अगर समुद्र में कूद जाए या नदी में कूद जाए, तो ये मत मान लेना कि वो कूद गया है तैर के बाहर आ जाएगा। अभी नया नया है, आपको उसकी देख रेख के लिए जरूर वहां पे खड़े रहना चाहिए। तो जब उसने काम किया तो उसकी सारी आसपास की जो वर्किंग थी वो चेक की गई, कहीं किसी प्रकार का इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। उसका जो सामान इधर उधर जिस जगह उसने दिया था, उस सामान को सेल करने के लिए डेमोस्ट्रेशन किए गए, मतलब एक पूरा अप्रैल लग गया उसमें। इससे वो व्यक्ति बच गया। और बचने का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति आज भी काम कर रहा है। सो जब भी आप काम करें टारगेट पूछें, तो टारगेट पूरा करने की उसकी पूरी प्लानिंग पूछ लें कि कैसे करने वाले हो। तो ये तो था मेरा शुरुआत में काम करने का तरीका। और चूंकि यहाँ पे कुछ नए साथी हैं, और मैं समझता हूँ कि ना हर बार हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाए हैं, हर बार, चाहे वो किसी भी मामले में हो। चाहे वो हरियाणा का, मुझे लगता है हरियाणा का क्या, आरसी मिल्स का पंडित जी के बाद फास्टेस्ट जो टेक्नीशियन बने थे वो सुनील कांगसर जी बने थे। वो भी एक रिकॉर्ड था, वो हमारा नाम था। हरियाणा में सबसे ज्यादा हरी सिंह जीवनी किसने बेची, उसका रिकॉर्ड भी हमारे नाम रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड जो है हम लोगों ने बनाए हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग देने का जो कल्चर है वो हमारी टीम ने स्टार्ट किया था। तो जब इतनी सारी चीजें हमारे नाम है, तो क्यों ना और रिकॉर्ड बनाए जाएं। और उसी रिकॉर्ड को बनाने के लिए गणपति से बातचीत हुई तो पता लगा कि इनकी टीम में काफी अच्छा यूथ है। तो क्यों ना यूथ को प्रॉपर सिस्टमाइज और प्रोफेशनल तरीके से उनको एक कमिटमेंट के साथ, सिस्टम के साथ स्टार्ट किया जाए, तो शायद वो 1 साल में कुछ लोग यहाँ पे टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो मैं कुछ लोगों के साथ उस इंट्रोडक्शन चाहता हूँ गणपति, ताकि बातचीत हो। जो लोग 1 साल में टेक्नीशियन बनना चाहते हैं और उसके लिए कमिटमेंट के साथ सीखना चाहते हैं, यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि बात केवल टेक्नीशियन की नहीं है, पार्ल की नहीं है, बात एमराल्ड की भी नहीं है। यहाँ पे इधर दिमाग में एक बात सोच के रखें कि यदि इस इंडस्ट्री में आप आ गए और इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और इस इंडस्ट्री में आप बहुत टॉप पे जाना चाहते हैं, बड़े बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं, तो एक बात याद रखना, यहाँ पे टाइम की बाउंडेशन लेकर के काम को स्टार्ट ना करें। कोई सोचे कि मैं 2 साल, 4 साल, 5 साल करके देख लेता हूँ, हो गया तो ठीक है, वरना अपनी दुकान खोल लेंगे, हो गया तो ठीक है, वरना जाकर अपनी नौकरी कर लेंगे, हो गया तो ठीक है, वरना फिर अपना जो पुराना काम था वो कर लेंगे। अगर इस प्रकार के नेचर के साथ आप काम करेंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूं आप कतई कामयाब नहीं होंगे। हो सकता है आप धक्का मुक्की करके आप रॉयल्टी से बन जाएं, टेक्निकल हो जाएं, एमरल्ड हो जाएं, लेकिन टॉप पे नहीं जाएंगे। जो लोग टॉप पे जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, उनका पूरा जीवन लग जाता है। यदि वास्तव में आपको इस डायरेक्शन इंडस्ट्री में एक सेलिब्रिटी बनना है, एक स्पीकर बनना है, एक कोच बनना है, एक ट्रेनर बनना है, या एक बुक राइटर बनना है, उसके लिए आप ये मान के चले कि पूरा जीवन लगेगा। अगर चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कीजिए किसी भी महान व्यक्ति को। सचिन तेंदुलकर, पूरा जीवन लगा है। वो अलग बात है कि पूरे जीवन के साथ में एंजॉय भी किया था। आप 2-3 साल, 4 साल में उस चीज से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको महान बनना है, इस बिजनेस में करियर बनाना है और लोगों की मदद करनी है, तो निश्चित रूप से आपको पूरा जीवन लगाना पड़ेगा। सुरेंद्र भट्ट साहब पूरा जीवन लगा दिया है, टीसी चावला जी पूरा जीवन लगा दिया है, मुकेश कुमार जी पूरा जीवन लगा दिया। इसके साथ साथ पैसे के कमाने के सोर्सेज बढ़ जाएंगे आपके। 7, 8, 10 तरीके से आपको इनकम आया करेगी। जो पैसा कमाओगे उसको, तो आप ये मान लीजिए कि बाई प्रोडक्ट आएगा वो तो।
लेकिन पूरे जीवन से मतलब ये है कि सचिन ने पूरा जीवन लगा दिया क्रिकेट में, अमिताभ बच्चन ने पूरा जीवन लगा दिया फिल्म इंडस्ट्री में, सानिया मिर्जा ने पूरी अपना जीवन लगा दिया गेम में, किसी का भी नाम ले लीजिए आप। तो ये इंडस्ट्री है भाई, इस इंडस्ट्री में भी अगर आप सचमुच कुछ बड़ा चाहते हैं, उस एटीट्यूड के साथ शुरू कीजिए। इसलिए नहीं चलो मजे में करके देख लेते हैं, तुक्का लग गया तो ठीक है यार, वरना तो कोई बात नहीं। क्योंकि आप मजे मजे में 10-20 लोगों को जोड़ देंगे, उन 10-20 लोगों में हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करने का इच्छुक हो और आप इस नादानी से उस व्यक्ति का भविष्य खराब हो जाए। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। इसलिए जब आप इसको शुरू करें तो आप ये मान के चलें कि आप उतने काबिल हैं कि किसी व्यक्ति का फाइनेंशियल फ्यूचर आप संभाल सकें। आप केवल 500, 1000, 2000, 10,000 रुपए कमाने के लिए बिजनेस में नहीं आए। जब आप आ ही रहे हैं, इसको सीख ले, समझ ले पहले। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो अपनी अपलाइन से बात कर लिए कि सर मैं ये करना चाहता हूँ और मेरे पास ये प्लान है। स्टेप स्टेप एजुकेशन सिस्टम क्या है, आज से कितने तरह की मीटिंग होती है। जब व्यक्ति स्टार्ट करता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ड्रीम कैसे लिखे जाते हैं, लिस्ट कैसे आते हैं, किस कैटेगरी के लोगों को लेके आना है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, मेरी ड्रेस सेंस कैसी होनी चाहिए, मेरी ड्रीम्स कैसी होनी चाहिए, मेरा विजन क्या होना चाहिए, विजन बोर्ड कैसा होना चाहिए, विजन बोर्ड पे क्या लिखा होना चाहिए, अपलाइन से क्या उम्मीद रखते हैं हम लोग, इन सभी चीजों के बारे में पहले क्लियर होगा। थोड़ा सोशल मीडिया की वजह से